let's start with the new chapter today. So आज का चैप्टर है फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज। नहीं, फिर रिमेंबर जब मैंने क्लास 12 का पहला चैप्टर स्टार्ट किया था आप लोगों के साथ पार्टनरशिप अकाउंट्स, तो मैंने आप लोगों को एक चीज़ क्लियर किया था कि क्लास 11 में जो आप लोगों को अकाउंटिंग सिखाया गया था वो बेसिकली सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए था। क्लास 12 का सिलेबस इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, डिज़ाइन है, जहां आपको पार्टनरशिप फर्म और जॉइंट स्टॉक कंपनी इसके रिलेटेड आपको थोड़ा सा अकाउंटिंग के बारे में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। पार्टनरशिप से रिलेटेड बहुत ही काफ़ी अच्छा पोर्शन है, कंपनी से भी है। तो आज जो हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं वो चैप्टर बेसिकली एक जॉइंट स्टॉक कंपनी, वजह से प्राइवेट लिमिटेड और अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, उस जॉइंट स्टॉक कंपनी से रिलेटेड है ये। और आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी का फाइनल अकाउंट्स। आप लोग क्लास 11 में फाइनल अकाउंट्स बनाए थे, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, पीएल जो हम लोग क्लास 11 में बनाए थे, मैंने आपको कहा सेम चीज इज फॉर क्लास 12 ऑल्सो। यस और नो? सेम चीज इज फॉर क्लास 12 का पार्टनरशिप फॉर्म है। सो पार्टनरशिप फॉर्म में भी वैसे ही बैलेंस शीट और ट्रेडिंग एंड पीएल बनता है, वैसे ही फाइनल अकाउंट्स बनता है जो क्लास 11 में आप लोग सोल प्रोप्राइटरशिप का बनाते थे। लेकिन आज जो हम लोग कर रहे हैं वो जॉइंट स्टॉक कंपनी का फाइनल अकाउंट्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? जॉइंट स्टॉक कंपनी का फाइनल अकाउंट्स कर रहे हैं। ठीक है, so we want to start final accounts of companies. So when I say company, we all understand what is a company. When we are saying company, we say joint stock company. A company is an artificial person created by law, right, enjoying a perpetual existence. If you remember, ये आपको कॉमर्स या बेसिक में पढ़ाया गया होगा. So I'm not going to do theory. So final accounts of companies very clearly बताया जा रहा है ना। जब हम लोग कंपनी का फाइनल अकाउंट्स में आते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ता है, और ये रूल्स, रेगुलेशन या गाइडलाइंस हमें कंपनीज एक्ट 2013 उसके अंदर में शेड्यूल 3 पार्ट 1। सो शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 हमें ये बताता है कि हमें कैसे एक जॉइंट स्टॉक कंपनी का फाइनल अकाउंट बनाना चाहिए। क्लास 11 में जो हमने फाइनल अकाउंट बनाया था, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, वो सोल प्रोप्राइटरशिप का था। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप का फाइनल अकाउंट बनता है वैसे ही पार्टनरशिप का भी बनता है। इसलिए आप लोग जो पार्टनरशिप में जो बैलेंस शीट आप देख रहे थे वो बैलेंस शीट सिमिलर टू आपका सोल प्रोप्राइटर का था। बट आज जो हमारा जो टॉपिक है, आज हमारा जो फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे वो एक कंपनी का कैसे बनाया जाता है। और कंपनी सिंस एक ऐसा सिंस कंपनी का जन्म लॉ के द्वारा होता है, कंपनीज एक्ट क्या उसको जन्म देता है कंपनी को। सो देयरफॉर कंपनी का फाइनल अकाउंट कैसे बनेगा उसका जिक्र यहाँ पे किया गया है, और उसी चीज को हमें फॉलो करना है। सो बेसिकली एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है जो हमें फॉलो करना है। बट उससे पहले कि हम लोग फॉर्मेट में जाएं, हम लोग पहले थोड़ा सा ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग लेंगे क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड्स अ समरी ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। दैट इज द बैलेंस शीट reflecting the assets, liabilities and capital as on a certain date, an income statement showing the results and operations during a certain period. So basically अगर हम बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट ऑफ अ कंपनी, क्या जनरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट का मतलब यही होता है कि समरी ऑफ अकाउंट्स है। साल भर, राइट, साल भर जो बिजनेस का ट्रांजैक्शंस हुआ है उसका एक हम लोग रिपोर्ट निकालते हैं, उसका एक हम लोग एक रिपोर्टिंग निकालते हैं। जैसे आपका साल भर आप एग्जाम्स देते हैं स्कूल में और उसका एक फाइनल रिपोर्ट कार्ड बन के तैयार होता है, उसी तरह बिजनेस में जो भी साल भर ट्रांजैक्शंस हुआ है उसका एक फाइनल रिपोर्ट कार्ड बन के तैयार होता है, जहाँ पे बैलेंस शीट में एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल का पूरा ब्यौरा और स्टेटमेंट ऑफ पीएल में इनकम और एक्सपेंसेस का पूरा ब्यौरा रहता है। सो दैट इज बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 40
of the Companies Act 2013, a set of financial statement includes. So since we are saying financial statements, यानी कि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है, तो जब हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो ये जो वर्ड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस वर्ड में कौन कौन सा चीज क्या क्या आता है, क्या क्या इंक्लूड होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पहला इंक्लूड होता है बैलेंस शीट. सो बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज पीएल अकाउंट, दैट इज ऑल्सो अ क्या बोला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट. Next, cash flow statement. This is one of the chapter that we are going to do after some time. This is also a part of financial statement. A statement of changes in equity if applicable. Any explanatory note annexed to और फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट रिफर्ड टू द अबव. मतलब जब आप ये तीन में से जो चीज स्टेटमेंट बना रहे हैं, इसे बनाने के लिए अगर आपको कोई नोट्स अगर आप बना रहे हैं, इसको सपोर्ट करने के लिए अगर कोई नोट्स बना रहे हैं, तो वो नोट्स को भी हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ही डाल देते हैं. चौथा नंबर आपको नहीं बता रहे, उसमें नहीं जाना है उतना. हमारा जो काम है आज, जो हमारा काम है, वो काम ये है कि सिर्फ हमें बैलेंस शीट बनाना सीखना है. आपके सिलेबस में शेड्यूल 3 पार्ट 1 में बैलेंस शीट बनाने सीखना है. आपका सिलेबस में स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाना नहीं सीखना है. यू विल नॉट बी आस्क्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ पीएल, यू विल बी आस्क्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट. So our syllabus, the scope of the syllabus is only balance sheet. However, in a chapter called comparative statement and a common size statement, we have to go through the format of statement of PL. But वो सिर्फ उसी चैप्टर का पर्पस ले रहेगा, अलग से आपको स्टेटमेंट ऑफ PL बनाने नहीं बोलेगा. आपको सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट बनाने सीखना है. करेक्ट? लेट्स स्टार्ट. वी ऑल नो कि जब हम लोग बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं, तो बैलेंस शीट में बेसिकली दो साइड्स होते हैं. और बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, एक ऐसा स्टेटमेंट जो बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन डिपेक्ट करता है, जो बिजनेस का एक आईना होता है, मिरर होता है, उसमें सब चीज है. दो पार्ट हम लोगों को पता है, एक पार्ट होता है लायबिलिटीज एंड कैपिटल का, और एक पार्ट होता है एसेट्स का. जो लॉजिक से तुम क्लास 11 में बना रहे थे बैलेंस शीट, जिस लॉजिक से तुम क्लास 12 में एडमिशन चैप्टर में, पार्टनरशिप चैप्टर में जो अभी तक जो हमने बैलेंस शीट बनाए हैं, वही लॉजिक से कंपनी का भी बैलेंस शीट बनेगा. अकाउंट्स तो सेम है. अकाउंट्स एक चाय वाला करे या अकाउंट्स एक $multi million का कंपनी करे, अकाउंट्स का लॉजिक सेम होता है. लेकिन एक चाय वाला का अकाउंट्स रखने का तरीका और एक कंपनी का अकाउंट्स रखने का तरीका में थोड़ा सा चेंजेस होगा, बट लॉजिक तो वही रहेगा. सो यू डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग very new or something which will be out of the box. No, whatever you have learned till today, जो बैलेंस शीट आपने बनाया है, जो देखा है, वैसे ही बनेगा. बट हाँ, थोड़ा सा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, थोड़ा सा उसको हम लोग और एक अलग फॉर्मेट से हम लोग करेंगे, बट लॉजिक विल बी सेम. सो अल्टीमेटली बैलेंस शीट में क्या आने वाला है? एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल. सो बैलेंस शीट में हमें पूरा का पूरा ब्यौरा देना पड़ता है इनका. नाउ एसेट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है फर्दर. सो शेड्यूल 3 हमें बोलता है कि जब तुम बैलेंस शीट अपना बनाओगे और बैलेंस शीट में जब तुम अपना एसेट्स का डिटेलिंग करोगे, तो तुम अपना एसेट्स को दो परिवार में डिवाइड करो. एक नॉन करेंट और दूसरा करेंट. अब देखो हम लोग फॉर्मेट की तरफ बढ़ रहे हैं. ये जो भी हम तुमको पढ़ाने वाले हैं और जो भी तुम देखोगे स्क्रीन में, ये सब कंपनीज एक्ट शेड्यूल 3 पार्ट 1 में जो बोला गया है, कैसे एक कंपनी को बैलेंस शीट बनाना है, हम उसी के हिसाब से चल रहे हैं. तो सबसे पहले चीज, अपना एसेट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करो, दो बड़े ग्रुप्स में. करंट एसेट्स क्या होते हैं हम लोग पहले भी सीखे हैं, जानते हैं करंट एसेट्स क्या होते हैं, बट थोड़ा सा हम लोग इसको डिफाइन करेंगे यहां पे. Current assets are those which are expected to be realized or intended for sale or consumption in a company's normal operating cycle. मतलब करंट एसेट वो एसेट होते हैं जो कंपनी का एक नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में
या तो वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा और या तो वो कंज्यूम हो जाएगा। करंट एसेट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन 12 months आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, दैट इज अ बैलेंस शीट डेट। एक चीज याद रखना, एक एसेट आपके लिए करंट है कि नॉन करंट है, वो आप किस दिन देखोगे, डिसीजन लोगे, जिस दिन आप बैलेंस शीट बनाते हो। आपने किस दिन एसेट खरीदा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जिस दिन बैलेंस शीट बना रहे हो ना, तो अगर आज का तारीख है 6 जून, तो 6 जून को जब हम अपना एसेट्स का लिस्टिंग करेंगे और उसमें ये बोर्ड दिखाएंगे 6 जून को, करेक्ट, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम देखेंगे कि आज से ये एसेट, ये बोर्ड कितना दिन के अंदर इसका बेनिफिट हमको कितना दिन तक मिलेगा। भले ये हम 3 साल पहले खरीदे थे और इसको हमको बेनिफिट पिछले 3 सालों से मिल रहा था, 3 साल पहले ये मेरे लिए एक नॉन करंट एसेट था, लेकिन आज 6 जून को जब हम बना रहे हैं तो आज हमको पता है कि इसका जिंदगी और 6 महीना है, 6 महीने के बाद ही खत्म हो जाएगा। तो देयरफॉर आज 6 जून जिस दिन मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं उस दिन ये बोर्ड मेरे लिए क्या बन जाएगा, करंट एसेट। सो यहां पे हम लोग गड़बड़ कर जाते हैं, इसलिए ये चीज बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है कि जब हम बात करते हैं करंट एसेट और नॉन करंट एसेट, तो एक एसेट करंट है कि नॉन करंट है, वो उसका डिसीजन आप उस दिन लोगे जिस दिन आप बैलेंस शीट बनाते हो, रिपोर्टिंग डेट जिसको हम लोग बोलते हैं। सो जिस दिन आप बैलेंस शीट बना रहे हो वहां से आपको देखना है कि ये एसेट 12 महीना के अंदर खत्म हो जाएगा कि 12 महीना के आगे भी चलने वाला है। नॉन करंट एसेट का कोई डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि बहुत सिंपल डेफिनेशन है, जो करंट नहीं है वो नॉन करंट है। अगर आप नॉन करंट एसेट का डेफिनेशन देखिएगा तो बुक में यही लिखा हुआ है, ऑल दोज एसेट्स व्हिच आर नॉट करंट दे आर नॉन करंट। नाम से पता चल रहा है, नॉट करंट, नॉन करंट, इसीलिए मैंने डेफिनेशन में करंट एसेट को समझाया है। सो करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिसका बेनिफिट आपको 12 महीना से अंदर, 12 विद इन द 12 महीना, विद इन 12 मंथ्स आपको उसका बेनिफिट मिल जाता है, और जो 12 महीने के अंदर वो कैश में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट, और या तो क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको बोलते हैं करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स जिसका बेनिफिट आपको 12 महीने से ज्यादा लॉन्ग टर्म, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब मेरे लिए क्या है, नॉन करंट एसेट्स है। तो सबसे पहला काम जब हम अपना बैलेंस शीट बनाना जाते हैं तो हम अपने जब एसेट्स को डिटेलिंग करेंगे तो मेरे एसेट्स में, मेरा एसेट्स पहले 2 ग्रुप में डिवाइड होगा, नॉन करंट और करंट। और इस बात का समझ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने एक करंट एसेट को नॉन करंट एसेट के कैटेगरी में लिख दिया तो आपका बैलेंस शीट गलत हो जाएगा। सिर्फ टोटल मिलाना कोई बड़ा बात नहीं है, इट्स नॉट अबाउट द टोटल। जैसे अभी तक हम लोगों को प्रैक्टिस किया है कि बैलेंस शीट का टोटल टैली कर गया, सब ठीक है, लेकिन कंपनीज में बहुत डिफरेंट हो जाएगा। कंपनी में आपको बता रहा है कि कौन सा आइटम को कौन सा जाति के अंदर रखना है, कौन सा ग्रुप के अंदर रखना है, और अगर आपने उसके साथ छेड़छाड़ किया तो आप गलत है, ये चीजें बता दे रहे हैं। तो इसीलिए नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स की समझ और उसकी पहचान आपको होना चाहिए, और कैसे होगा ये डेफिनेशन आपको हेल्प करेगा। सेकंड, so I've told you non-current assets are those which are not current. Second में हम लोग आते हैं, अब non-current assets को जे बारे में जब हम लिखते हैं तो शेड्यूल 3 हमें बोला है कि तुम्हारा non-current assets फर्दर 5 कैटेगरी में डिवाइड होना चाहिए, फर्दर 5। अब non-current assets के अंदर में 5, पहला है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, बी है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सी है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डी है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ई है अदर नॉन करंट एसेट्स। और जो पहला है ए, उसके अंदर में 1 2 3 4 अलग अलग कैटेगरी, सब पार्ट्स है, एक एक करके समझते हैं। इसको देख के घबराओ मत, बहुत सिंपल है। नॉन करंट एसेट्स, देखो जब हम बात करते हैं ना नॉन करंट एसेट्स का, तो हम बात करते हैं वो एसेट्स जो बहुत लंबा समय तक मेरे लिए चलेगा, जिसका बेनिफिट हमको रिकरिंग बेसिस में बहुत साल तक मिलते रहता है। यह है मेरा नॉन करंट एसेट्स, अगर सिंपल टर्म में समझा जाए। कुछ उदाहरण के तौर पे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी,
गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब है। देख, नॉन करेंट एसेट जो होता है ना, बेसिकली अगर तुम उसको देखोगे तो दो बड़ा बड़ा कैटेगरी में उसको डिवाइड कर सकते हो। एक वो कैटेगरी ऑफ नॉन करेंट एसेट जिसको तुम देख और छू सकोगे, और एक वो कैटेगरी ऑफ नॉन करेंट एसेट जिसको तुम देख नहीं सकते और छू नहीं सकते। समझ में आ रहा है? तो जब हम बात करते हैं नॉन करेंट एसेट्स का, तो जो मेरा पहला कैटेगरी है, ध्यान से देखना, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड, अगर ध्यान से देखोगे तो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट ये वो एसेट्स है जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, एंड इंटेंजिबल एसेट्स, यानी कि नॉन करेंट एसेट्स में जो पहला कैटेगरी होगा वो होगा टेंजिबल और इंटेंजिबल। लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं ऐसे, हम लोग लिखेंगे क्या? प्रॉपर्टी, संपत्ति आपका, प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्लांट मतलब फैक्ट्रीज, और आपके फैक्ट्री में कितना इक्विपमेंट है उसका ब्यौरा आपको अलग से। देख रहा है कितना डिस्क्रिप्टिव हो रहा है वो। सो यू हैव टू गिव द इंफॉर्मेशन लाइक दिस इन द बैलेंस शीट। आप जब डिस्क्लोज करोगे अपना बैलेंस शीट में तो इस तरह से करना है। अब आता है प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट के अंदर में आगे उसको हम लोग 4 में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्या है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट? प्लांट, दिस इज योर प्लांट, करेक्ट। एंड जिस जमीन पे ये प्लांट है वो जमीन अगर तेरा है तो तेरा प्रॉपर्टी है, करेक्ट। इक्विपमेंट, जो इसमें इक्विपमेंट्स वगैरह, जो मशीन्स वगैरह लगा हुआ है, वो हो गया कैटेगरी, इसमें सबको हम लोग देख सक रहे, छू सक रहे। उसके अंदर में फिर क्या आता है? इंटेंजिबल एसेट। सो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट के अंदर में पहला क्या आ गया? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसके बाद क्या आ गया? इंटेंजिबल एसेट। क्या होता है इंटेंजिबल एसेट? गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, ब्रांड इक्विटी, सब दीज आर ऑल योर इंटेंजिबल एसेट, जो है लेकिन दिखता नहीं है और वो बिक सकता है। इट कैन बी सोल्ड, वो कैश रियलाइज करके देगा आपको। हो गया। तीसरा है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अब तुम सोचते होगे भैया कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ये है, एक बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन। व्हाट इज दिस? दिस इज अ कैपिटल ना, दिस इज अ कैपिटल गुड, करेक्ट। एक साइट खड़ा हो रहा है, एक फैक्ट्री खड़ा हो रहा है, एक एसेट खड़ा हो रहा है। सो दिस इज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। क्लियर है? समझ में आया? नेक्स्ट है इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। नाउ व्हाट इज इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट? इंटेंजिबल एसेट हम लोग समझ गए, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपी, गुडविल। अंडर डेवलपमेंट, से फॉर एग्जांपल जब कोरोना आया और कोरोना के समय में जब सारे कंपनीज कोविड का दवाई, वैक्सीन बना रहा था, तो जो कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्चा कर रहा है, राइट, क्यों खर्चा कर रहा है? ताकि दवाई हम लोग सबसे पहले बनाए, और जैसे हम लोग दवाई बनाए उस दवाई का फॉर्मूला को हम पेटेंट कर ले, ताकि कोई इस फॉर्मूला को चोरी ना करे, करेक्ट। क्योंकि हमको पता है कि जैसे हम ये पेटेंट करेंगे उस पेटेंट से, उस फॉर्मूला से, उस दवाई से हम बहुत पैसा कमाने वाले हैं। क्लियर? यस और नो? सो व्हाट इज हैपनिंग? जैसे मैंने दवाई बनाया, मैंने फॉर्मूला डिस्कवर किया, उस फॉर्मूला को मैंने भी डाला है उसका प्रोटेक्शन लेने के लिए, लीगल प्रोटेक्शन लेने के लिए, पेटेंट लेने के लिए। तो विल से दिस इज एन इंटेंजिबल एसेट विच इज अंडर डेवलपमेंट, करेक्ट। सो बेसिकली अगर देखोगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या था? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस था टेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, करेक्ट। तो देखो चीज को अगर तुम थोड़ा समझोगे ना तो फॉर्मेट याद रखने में दिक्कत नहीं होगा। हम एक बार अगर बड़ा सा फॉर्मेट दे दे तो सब घबरा जाएगा अभी, इसलिए हम इसको बिट्स एंड पीसेस में पढ़ा रहे हैं। तो हो गया। अब देखो कितना इजी है। नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट के अंदर में सबसे जो पहले होगा टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल का नाम दे दिए प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, एंड इंटेंजिबल एसेट। उसके अंदर में सबसे पहले आ गया प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, दूसरा इंटेंजिबल, तीसरा कैपिटल वर्क, चौथा इंटेंजिबल एसेट एंड डेवलपमेंट। कितना जल्दी हो गया? पहला कैटेगरी खत्म हो गया मेरा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेकेंड, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? बिजनेस तो अपना कंपनी तो अपने बिजनेस में भी पैसा डालता है और कोई कंपनी दूसरे के भी बिजनेस में पैसा डालता है। इन्वेस्टमेंट, हम दूसरा कंपनी का शेयर्स खरीद रहे हैं, हम दूसरा कंपनी का में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं,
करेक्ट, दूसरा कंपनी की इक्विटी परचेज कर रहा है, ये सब इन्वेस्टमेंट्स है हमारा। और ये इन्वेस्टमेंट दो प्रकार के होंगे, एक करंट और एक वो इन्वेस्टमेंट जो मैंने शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए लिया है, जो 6 महीने के अंदर में वो कैश में रियलाइज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जो 12 महीने के अंदर वो उसको हम क्या करेंगे, रियलाइज कर देंगे। एक होता है फिक्स डिपॉजिट, बैंक में करते हैं ना हम लोग, एक 6 महीने के लिए एफडी करते हैं, एक 11 महीने के लिए एफडी करते हैं, और एक 11 साल के लिए भी एफडी होता है। इन्वेस्टमेंट भी जब हम लोग करते हैं बैंक में बोल रहे हैं कोई कंपनी में, तो इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म भी होता है और लॉन्ग टर्म भी इन्वेस्टमेंट होता है। तो जो बड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो क्या हो गया, तो वो जो तेरा एसेट है। तो कंपनीज एक्ट तेरे को बोल रहा है कि बेटा तू तो अपना एसेट्स का ब्यौरा देगा, बट ये भी बता कि तू दूसरा का पैसा में, दूसरा का बिजनेस में कितना पैसा डाला हुआ है। नेक्स्ट है deferred tax liability, sorry, this will be deferred tax asset, this will be deferred tax asset net. And what is this deferred tax asset? I am not going to explain it today, इसको हम अलग से लेंगे क्योंकि एक deferred tax liability में भी आएगा। So this will be your डेफर्ड टैक्स एसेट हो जाएगा। ये डेफर्ड टैक्स एसेट नेट क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा होल्ड में रखेंगे, बिकॉज लायबिलिटी सेक्शन में भी ऐसे कुछ आएगा, तो उसको हम लोग एक साथ लेके हम बताएंगे। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। नाउ हम लोग, कंपनी लोन्स देती है, हम लोग जैसे लोन लेते हैं बैंक से, तो हम लोग हो सकता है कि हम लोग लोन दिए भी होंगे। अब जब लोग लोन देते हैं तो भी दो प्रकार का होगा, एक शॉर्ट टर्म, अगर वो लोन जो हम 6 महीने के लिए दिए हैं तो शॉर्ट टर्म है। वो लोन जो मैंने 5 साल के लिए आपको दे करके कंपनी ने लेकर के रखा है, कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को लोन दे करके रखा हुआ है, होता है ना, एम्प्लॉयज अपने जहां पे काम करते हैं हम लोग वहां से लोन ले सकते हैं। तो अगर कंपनी ने लोन दिया, अपने एम्प्लॉयज को लोन दिया, किसी वेंडर को, किसी को लोन दिया है, तो वो लोन कंपनी के लिए एसेट है, क्योंकि कंपनी को उस लोन पे इंटरेस्ट जनरेट होता है, वो मिलता है। सो वो लोन जो है वो कंपनी को पैसा कमा करके दे रहा है। सो उस पे भी लॉन्ग टर्म होगा या तो शॉर्ट टर्म। अब लास्ट कैटेगरी अदर नॉन करंट एसेट। अगर कोई एसेट्स है तेरे पास जो नॉन करंट है, लेकिन वो ऊपर का किसी कैटेगरी में फिट नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग फिर कहां पे डाल देंगे, अदर नॉन करंट एसेट्स में डाल देते हैं। तो ये हुआ तुम्हारा एसेट्स का एक पार्ट क्लियर, नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स में जल्दी से रिवाइज कर ले, क्या क्या है। पहला प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। उसके अंदर में सबसे पहला प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसके बाद इंटेंजिबल एसेट, उसके बाद कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिर डेफर्ड टैक्स एसेट, उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और उसके बाद अदर नॉन करंट एसेट्स। माइंड इट, यू कैन नॉट चेंज द सीक्वेंस। जिस सीक्वेंस में है उसी ही सीक्वेंस में लिखना है, खेला यही है, याद रखना ये चीज। आगे बढ़े। नाउ क्या ये करंट एसेट्स, हम लोग ने पढ़ा ना करंट एसेट्स क्या होता है। करंट एसेट्स क्या होता है हम लोग ने पढ़ा। करंट एसेट वो एसेट होता है जो इसलिए लिया गया है जिसको जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर लेना है, या तो जो 12 महीने के अंदर में कैश में कन्वर्ट हो जाएगा और या तो वो कंज्यूम हो जाएगा, मतलब जिसका बेनिफिट 12 महीने से ज्यादा जाने वाला नहीं है। फ्रॉम द डेट ऑफ द रिपोर्टिंग, जिस दिन खरीदे उस दिन से नहीं, जिस दिन खरीदे उस दिन से नहीं, जिस दिन बैलेंस शीट बना रहे वहां से देखना है आपको। क्या क्या होता है, कैश, रिसीवेबल्स, इन्वेंटरी, शॉर्ट टर्म इन्वेंटरी मतलब जो स्टॉक वगैरह, ये सब तुम्हारा करंट एसेट है। कैश भी तुम्हारा करंट एसेट्स है, सबसे पहला करंट एसेट तो कैश ही है। सो करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा, पहला करंट इन्वेस्टमेंट, वहां पे क्या था नॉन करंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा करंट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद इन्वेंटरी। नाउ वी ऑल नो व्हाट इज इन्वेंटरीज, स्टॉक, नॉट ओनली ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स, सब चीज का स्टॉक, even the stock of raw material, stock of finished goods, ये सब। There's a difference between a stock and inventory. When we say stock, we mean the stock of finished goods only. But when we say inventory, inventory is basically the holistic, वो inclusive है, वो और भी सारी चीज को क्या करता है, include कर लेता है अपने में।
सो इन्वेंटरी, देन व्हाट, ट्रेड रिसीवेबल्स. क्या था ट्रेड रिसीवेबल? आपके ट्रेड के चलते जो पैसा आएगा. तो मेरा जो ट्रेड है पढ़ाना, उसके चलते जो मेरे को पैसा किसी से अगर मिलने वाला है तो वो बंदा मेरे लिए कौन हो गया? डेटर्स. कौन है मेरे लिए? डेटर्स. सो ट्रेड रिसीवेबल बेसिकली किसको बोला जाता है? डेटर्स या बिल्स रिसीवेबल. दैट इज योर ट्रेड रिसीवेबल्स. कैश एंड बैंक बैलेंस. कैश में जो हाथ में जो पैसा और बैंक में जो हमारा बैलेंस है, दैट इज योर करंट एसेट. शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. वहां पे नॉन करंट एसेट में क्या देखे थे हम लोग? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. तो यहां पे क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. और उसके बाद जो ऊपर का कोई एसेट में फिट ना हो. कोई हमको बता सकता है कि अदर करंट एसेट का एग्जांपल क्या होगा? कोई हमको अदर करंट एसेट का एग्जांपल दे सकता है? जो कोई इसका कोई भी एसेट में फिट नहीं करेगा, वो अदर करंट एसेट्स के अंदर में फिट हो जाएगा. प्रीपेड एक्सपेंस. वी ऑल नो दैट प्रीपेड एक्सपेंस इज एसेट. अगर कोई हम जैसे प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रीपेड फीस, प्रीपेड मोबाइल का रिचार्ज, दिस आर ऑल योर एसेट्स. प्रीपेड, ये सब हमारा एसेट है. और ये किस तरह का एसेट है? ये सबसे पहले करंट एसेट. प्रीपेड एसेट्स आर माय करंट एसेट्स. द बेनिफिट इज नेवर गोइंग टू बी above after 12 months. But it's a current asset. But can you put it into investment? Can you put it into inventories? Can you put it into trade receivables? Can you put it into cash and cash balance? Can you put under the short term loans and advances? No. ये कोई भी कैटेगरी में फिट नहीं होता. So therefore इस तरह के एक्सपेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस. प्रीपेड इंश्योरेंस इज एन एसेट. अक्रूड इनकम, इट इज एन एसेट. किस तरह का एसेट? करंट एसेट, बट नॉट फिटिंग इन दीज कैटेगरीज. सो देयरफॉर इट विल कम अंडर अदर करंट एसेट्स. सो इस तरह के एसेट्स मिलेंगे आपको जो करंट एसेट्स होगा. पहले आपको ये चेक करना है कि वो इन किस कैटेगरी में फिट हो रहा है. अगेन यू कैन नॉट चेंज द सीक्वेंस. You cannot disturb the sequence. The sequence has to be in this order. And this is not my verdict. This is not my instruction. It is by company law. So if anything you do here and there, you are basically तुम law को छेड़छाड़ करोगे. So the format has to be in this thing. So that is why you have to learn this. There is no other way. But the shortcut way for me was कि हम तुमको फॉर्मेट दे देते बोल रट लो. बट वाई वी आर डूइंग दिस? बिकॉज तुमको याद करने में इससे मदद होगा. समझ करके अगर याद करते हैं कोई चीज़ तो ज़्यादा बेनिफिट करता है. सो करंट एसेट्स में जब जाएंगे तो सबसे पहले शुरू होता है करंट इन्वेस्टमेंट से, फिर इन्वेंटरीज, फिर ट्रेड रिसीवेबल, फिर कैश एंड बैंक बैलेंस, फिर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और उसके बाद अदर करंट एसेट्स. सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ एसेट्स. So we are done with the 50% of the chapter. We are done with the 50% of the chapter. The assets category are over. Now we are left with the liabilities and the capital. So let's look back. Let's look at what are the liabilities and capitals में कैसे करते हैं. Similarly, जिस तरह से assets को current और non current में डिवाइड किया गया था, उसी तरह से liabilities को भी करंट और नॉन करंट में डिवाइड किया गया है. लाइबिलिटीज इन टू कैटेगरीज, नॉन करंट एंड करंट. नाउ हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि कौन सा लाइबिलिटी तेरे लिए करंट है और कौन सा लाइबिलिटी तेरे लिए नॉन करंट है? अगेन द डेफिनेशन गोज लाइक दिस. आपको पहले डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा. Current liabilities are expected to be settled in company's normal operating cycle. Now if you see here, we have come across a word, a term, operating cycle twice. Once when I was explaining the current asset, and now when I'm explaining the current liability. So we should understand that what is the operating cycle. We'll come to that.
सो अगर इसको बेसिकली बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो देखिए लास्ट में एक तो लाइन लिखे हमने, करंट लायबिलिटीज आर एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड विच इज ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन ऐसा लायबिलिटी जो आपको पे करने के लिए 12 महीना से कम है फ्रॉम द डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। नाउ थोड़ा सा यहां पे हम ये चीज समझाना चाहेंगे आपको कि हम जो बार बार ये बोल रहे फ्रॉम द डेट ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, इसका मतलब क्या होता है देखना। देखिए 1 अप्रैल 2022 को आपने 1 लाख रुपया का लोन लिया, ठीक है, 1 अप्रैल 2022 को, और इसको आप इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। कैसे पे करेंगे? ठीक। पहला इंस्टॉलमेंट जो होगा 50,000, दूसरा इंस्टॉलमेंट होगा 50,000। इसका जो डेट होगा 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2025, 2 डेट दिया आपको, ठीक। आपने लोन लिया है कब? 1 अप्रैल 2022 को, यहां से शुरू हुआ, यहां पे आपका 31 मार्च 2023 आ गया, करेक्ट? समझ में आ रहा है? कितना गया? 2023। आप ध्यान से समझना, यहां पे तुम बनाओगे अपना बैलेंस शीट, ठीक, बनाओगे बैलेंस शीट। नेक्स्ट बैलेंस शीट फिर बनेगा 31 मार्च 2024 को, और नेक्स्ट बैलेंस शीट बनेगा 31 मार्च 2025 को, बनेगा। तो अब देखो, जिस दिन तुम लोन लिया 1 लाख, उस दिन ये 1 लाख रुपया तुम्हारा लायबिलिटी करंट है कि नॉन करंट है, डिसाइड उस दिन नहीं करना है। डिसाइड किस दिन करना है? यहां पे बनाएंगे बैलेंस शीट। अब जब हम बैलेंस शीट बनाने जाएंगे यहां, तो इस दिन करंट लायबिलिटी मेरा 50,000 होगा और नॉन करंट लायबिलिटी मेरा 50,000 होगा। कैसे समझो? जो मेरा पहला इंस्टॉलमेंट का डेट है वो कब है? 24। तो जिस दिन बैलेंस शीट बना रहे हैं, यहां से कितना महीना दूर है? 12। समझ में आ रहा है? तो 12 महीना में मुझे कितना पे करना था? 50। सिर्फ 50। और जो नेक्स्ट 50 पे करना है वो कब पे करना है? सो वो हमसे कितना महीना दूर है? 2 साल। 24 महीना दूर है। तो जो हमसे 2 साल दूर है वो मेरे लिए क्या बन गया? नॉन करंट। और जो मेरे से 12 महीना दूर है वो मेरे लिए क्या बन गया? चलो इसको ऐसे कर देते हैं, 50 का नहीं करके 40 और 60 कर देते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। तो जो तेरा 40,000 है वो कब पे करना है? पहला इंस्टॉलमेंट। और 60,000 तेरे को कब पे करना है? 25। सो जिस दिन तुम बैलेंस शीट बना रहे हो, पहले कितना पे करना है? 40। और उस तो ये हो गया तुम्हारा करंट। 1 लाख का 40,000 रुपए तेरे लिए क्या बन जाएगा अभी? करंट। और बाकी का 60,000 रुपए तेरे लिए क्या बन जाएगा? क्योंकि उसके लिए 2 साल है। दिस इज व्हाट वी मीन व्हेन वी से फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट। So the reporting date was 31st March 2023. The reporting date was from 31st March 2024, and the reporting date was 31st March 2025. So reporting date से तेरे को देखना है कि तेरे को पे करने का समय कितना है। Am I making sense? Are you getting it? Because when are you going to identify कि ये मेरा liability है, current की non current? किस दिन? जिस दिन तुम बैलेंस शीट बनाते हो उस दिन ना तेरे को तय करना है कि लायबिलिटी मेरा लायबिलिटी करंट है कि नॉन करंट है। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। सो दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट। आगे बढ़ते हैं। सो बैक टू आवर दिस थिंग। सो करंट लायबिलिटी में क्या क्या होगा? शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स
अब देखो नॉन करंट लायबिलिटी में क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म। व्हाट इज बोरोइंग, पैसा मांगना, बैंक से लोन लिए 6 महीने के लिए लोन लिए, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। करंट लायबिलिटी 6 साल के लिए लिए, क्लियर। ट्रेड पेबल्स, वहां पे एसेट में क्या था, ट्रेड रिसीवेबल्स, यहां पे क्या, ट्रेड। पता क्या होगा ट्रेड पेबल्स में, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल, वहां पे डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। यहां पे क्या है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट, वहां पे डेफर्ड टैक्स एसेट था, उसको लेंगे बाद में। उसके बाद क्या आ गया, ऐसा कोई लायबिलिटी जो यहां पे फिट नहीं हो रहा, तो कहां पे चला जाएगा। और उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन, आपको पता होगा कि हमने प्रोविजन क्रिएट करते हैं, जैसे डेटर पे प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेब्ट्स, वो क्या बन गया मेरा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। एक मेरा प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन होता है, राइट, जब तक एसेट है तब तक प्रोविजन मेंटेन करना है, वो मेरे लिए क्या बन जाता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, यहाँ पे क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। यहाँ पे अदर करंट लायबिलिटी है, यहाँ पे क्या है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। अब देखो, अगर तुम एक समझ गए तो उसको देख करके तुम दूसरा वाला भी कर पाओगे, दूसरा वाला भी हो जाएगा। सो शेड्यूल 3 बोलता है भाई तू लायबिलिटी को पहले तो 2 ग्रुप में डिवाइड कर, नॉन करंट और करंट। फिर नॉन करंट को 4 में डिवाइड किया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। करंट लायबिलिटी को फिर से डिवाइड किया 4 में, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। नाउ कैन वी टेक एन एग्जांपल ऑफ अदर करंट लायबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, बचा हुआ पैसा देना है, राइट, और जिस दिन बैलेंस शीट बना रहे वहां से 12 महीना के अंदर ही देना पड़ता है। अगर किसी का सैलरी बचा हुआ है तो जिस दिन बैलेंस शीट बना रहे हैं वहां से हमको 12 महीना के अंदर पे करना पड़ेगा, दैट इज माई आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। सो बच्चा वो ना बोरोइंग है, ना पेएबल है, ना प्रोविजन है, कहां पे चला जाएगा, अदर करंट लायबिलिटी। सो देयरफॉर द लायबिलिटीज अगेन will be divided into 2 parts. Similarly यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर नॉन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। तो इसमें ज्यादा तुमको टेंशन नहीं लेना, अगर देखोगे तो ज्यादा इजी है कंपेयर टू एसेट्स। इसमें 4 आइटम है, 4 किसी का भी आइटम याद कर लो। यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर नॉन करंट लायबिलिटी, अदर या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब इसका ऑपोजिट, यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, यहाँ डेफर्ड टैक्स है, वो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा ट्रेड पेबल्स, यहाँ पे अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, यहाँ पे अदर नॉन करंट लायबिलिटी आ जाएगा, करंट लायबिलिटी आ जाएगा, यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोविजन आ जाएगा। सो दिस इज अ वे यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्लियर। सो वी हैव डन विद द एसेट्स, वी आर डन विद द लायबिलिटीज। Now I was saying we have come across this word operating cycle twice. Once when we would current asset के समय में और current liability के समय। क्या होता है ऑपरेटिंग साइकिल, देखो बहुत सिंपल सा एक लैंग्वेज लिखा हुआ है। ऑपरेटिंग साइकिल इज द टाइम, इज द समय, वो समय बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ एन एसेट। एक्विजिशन का मतलब समझते हो, जब वो एसेट आपके पास आया, आपने जब वो एसेट को खरीदा, फॉर प्रोसेसिंग एंड इट्स रियलाइजेशन इन कैश। मतलब जब आपने गन्ना खरीदा और गन्ना से चीनी बना करके जब बेचा और पैसा आया, इस पीरियड का जो समय है इसी को क्या बोलते हैं, खत्म। खत्म, और कुछ नहीं समझना है, गन्ना को याद रख लेना और कोई ऑपरेटिंग साइकिल नहीं खत्म हो जाएगा। समझ में आया? गन्ना खरीदे, जैसे गन्ना खरीदे ऑपरेटिंग साइकिल का समय घंटी टिक 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 कड़ी शुरू हो गया। अब वो गन्ना गया, चीनी बना, चीनी बन करके मार्केट में गया, जैसे बेचे और बेच के या तो डेटर भी क्रिएट होगा, फिर डेटर से कैश आएगा। ये जैसे कैश आया ऑपरेटिंग साइकिल खत्म। ये है मेरा ऑपरेटिंग साइकिल। रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट, रॉ मटेरियल आया, वर्क इन प्रोग्रेस, चीनी बन रहा, बन के तैयार, बेच दिए, रिसीवेबल, डेटर, आ गया पैसा, ये हो गया। फिर साइकिल चालू। ये है एक ऑपरेटिंग साइकिल। सो करंट एसेट वो एसेट होता है
जो एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर में या तो कंज्यूम हो जाए या तो पैसा दे दे। इसीलिए कैश मेरे लिए करंट एसेट था, इसलिए रिसीवेबल्स मेरे लिए करंट एसेट था, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, इसलिए फिनिश गुड्स भी मेरे लिए करंट एसेट है, और इसलिए WIP वर्क इन प्रोग्रेस वो भी मेरे लिए करंट एसेट होगा। समझ में आया? क्योंकि ये सब एक ऑपरेटिंग साइकिल के बाद कैश में यहां आगे खत्म हो जाएगा। दैट इज ऑपरेटिंग साइकिल। इफ वी थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, माल खरीदे, उधार में माल खरीदे, करेक्ट। अब जब यहां पे माल उधार में खरीदे तो उसको पे करना है ना, करना है कि नहीं करना है? तो बनाए माल, बना करके फिनिश गुड आया, बेचे, बेच के पैसा उसको पे करती है। समझ में आ रहा है? तो वो जो पेमेंट होगा 12 महीने के अंदर ही, तो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर ही होगा, उस ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर ही तो होगा, ठीक है। एंड मैक्सिमम लिमिट हम लोग टाइम रखे हैं करंट लायबिलिटी करंट एसेट दोनों में 12 महीना। 12 महीना के अंदर करंट एसेट का बेनिफिट मिल जाएगा और करंट लायबिलिटी 12 महीने के अंदर पेमेंट कर देना, बस ये हो गया तेरा करंट एसेट करंट लायबिलिटी। ऑपरेटिंग साइकिल क्या समझ में आ गया? आगे बढ़े, एक चीज बचा हुआ था, कैपिटल। एसेट्स कर लिए थे, लायबिलिटीज कर लिए थे, क्या बचा हुआ है? कैपिटल। ना ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, सॉरी ये टॉपिक जो शेयर कैपिटल शेयर होल्डर्स फंड है, इस पे हम लोग बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे इसके बाद वाला चैप्टर, क्योंकि एक चैप्टर इस पे डेडिकेटेड है, शेयर कैपिटल। जनरली हम पहले शेयर कैपिटल पढ़ाते थे और फिर हम शेड्यूल 3 पढ़ाते थे, बट इस बार हम पहले शेड्यूल 3 पढ़ा रहे हैं और इसके बाद शेयर कैपिटल पढ़ाएंगे। सो कुछ पॉइंट्स जो होगा हम तुमको एक जनरल लेवल का अंडरस्टैंडिंग करने के लिए दे देंगे, समझा देंगे, बट डिटेल में हम लोग उसको पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल में जब अकाउंटिंग करेंगे तो वहां पढ़ेंगे हम लोग। यहां पे कंपनी में जो कैपिटल होता है, पूंजी, अनलाइक सोल प्रोप्राइटर में एक आदमी, पार्टनरशिप में 10, 15, 20, 50, यही था। कंपनी अगर तुम लोग थ्योरी पढ़ोगे तो कंपनी का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक तो यही है कि कंपनी का जो कैपिटल है उसे इमेजिनरी फ्रैक्शंस में डिवाइड कर दिया जाता है, इमेजिनरी स्मॉल डिनोमिनेशंस में डिवाइड कर दिया जाता है। सो फॉर एग्जांपल, हमको मान लो हम कंपनी है, हम एक आर्टिफिशियल पर्सन है, 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो वो 1 करोड़ रुपया को हम क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे। मतलब उसको लिटरली छोटा छोटा टुकड़ा मत समझ लेना, फ्रैक्शंस मैथमेटिकली, और वो टुकड़ा से फॉर एग्जांपल है 100 रुपया। सो एक टुकड़ा का वैल्यू रहेगा 100, तो ऐसे कितना टुकड़ा होगा? 1 लाख। कितना टुकड़ा हो जाएगा? 1 लाख। तो वो 1 लाख टुकड़ा जो है, बेसिकली वो 1 लाख टुकड़ा को ही हम लोग बोलते हैं 1 लाख शेयर बोलते हैं। शेयर का हिंदी शब्द है हिस्सा। तो तुम्हारे जैसे लोग, आम आदमी, आम नागरिक, आम इन्वेस्टर्स जिसके पास घर में पैसा है, वो लोग कंपनी में क्या करते हैं? हिस्सेदारी खरीदते हैं। वहां से जो पैसा उठता है उसी कैपिटल का नाम क्या होता है? शेयर कैपिटल। सोल प्रोप्राइटरशिप में हम लोग बोलते थे कैपिटल, पार्टनरशिप में बोलते थे पार्टनर्स कैपिटल, जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या बोल रहे हैं? शेयर कैपिटल, क्योंकि ये कैपिटल बहुत लोगों से आया है, कंट्रीब्यूट होकर के आया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेम चीज है, मालिक का ही पैसा होगा, हम लोग कैपिटल बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। सो टुडे यू, अगर इफ यू बाय 1 शेयर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, आज रिलायंस इंडस्ट्री का अगर एक शेयर मान लो 2000 रुपया है एक शेयर का, तो तुमने अगर 2000 रुपये रिलायंस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट किया और एक शेयर आपको मिला, तो आप एक ओनर बन जाते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का, और आपने भी उस कैपिटल में कंट्रीब्यूट किया है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो बैलेंस शीट में हम लोग शेयर होल्डर्स फंड बोलते हैं, शेयर कैपिटल नहीं बोलकर के क्या बोलते हैं? लॉन्ग। ये होलिस्टिक है। शेयर कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर फंड। सो इफ रिमेंबर व्हाट इज शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली शेयर कैपिटल या कैपिटल नहीं लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं शेयर होल्डर्स फंड। मतलब हु आर द शेयर होल्डर्स? द ओनर्स। ओनर का फंड कितना है, जो हम लोग सोल प्रोप्राइटर में कैपिटल बोलते थे, पार्टनरशिप में पार्टनर्स कैपिटल बोलते थे। यहां पे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल नहीं बोल करके क्या बोल रहे हैं हम लोग? शेयर होल्डर्स फंड बोलते हैं। अब जो शेयर होल्डर्स फंड है,
मतलब मालिक का जो फंड है उसमें 3 चीज आता है। नंबर 1 शेयर कैपिटल, मतलब जो उन्होंने पैसा कंट्रीब्यूट किया है। नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस, कंपनी का जो भी रिजर्व्स है, कंपनी का जो भी रिजर्व्स जो कंपनी का प्रॉफिट से अप्रोप्रिएशन होकर के बना है, जनरल रिजर्व वगैरह, वो सारा रिजर्व और सरप्लस में किसका हक है? मालिक का। सो देयरफॉर शेयर होल्डर फंड में नंबर 1 मालिक जो पैसा डाला है वो तो है, प्लस वो प्रॉफिट्स जो मालिक का बीच में डिवाइड नहीं हुआ है वो भी किसका है? मालिक का है। तो शेयर होल्डर फंड में आ गया शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। और एक चीज होता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। क्या होता है वारंट्स? वारंट बेसिकली एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसे दिखा करके कोई चीज आपका अपना बन जाए। पुलिस लोग अरेस्ट वारंट निकालता है, वो दिखा करके आपको अरेस्ट कर लेगा, अपना बना लेगा। अपना बना लेगा मतलब अब गिरफ्त कर लेगा, अपना नहीं बना लेगा, उस सेंस में अपना नहीं बना सकता, गिरफ्त कर लेगा आपको, अपना कस्टडी में, द बेटर वर्ड इज अपना कस्टडी में ले लेगा। करेक्ट। उसी तरह शेयर वारंट भी होता है। शेयर वारंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी शेयर इशू करने का पहले ये वारंट इशू करती है, और ये आप चाहे तो खरीद लो पहले, और ये आपको राइट्स देता है, हक देता है शेयर खरीदने का। फॉर एग्जाम्पल तुम बताते हैं, तुमको अनुमान है कि टाटा मोटर्स का शेयर्स आज से 10 दिन बाद 20% बढ़ेगा इसका वैल्यू। तुम्हारा अपना कैलकुलेशन है, तुम्हारा अपना एनालिसिस स्टेटमेंट्स बोलता है टाटा मोटर्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तुमको लगता है कि आने वाला 20 दिन 25 दिन या 1 महीना में इसका वैल्यू बढ़ने वाला है। टाटा मोटर्स ने शेयर वारंट इशू करके रखा। तुम क्या किया? आज टाटा मोटर्स से शेयर वारंट कर लिया, और आज टाटा मोटर का वैल्यू है शेयर का मान लो 500 रुपया। तो तुमने शेयर नहीं दिया टाटा मोटर्स तुमको, आज टाटा मोटर्स तुमको दिया शेयर वारंट 500 शेयर्स का। यानी कि आज से, और ये तुमको बता देगा ये वारंट कब तक वैलिड है। तो मान लो इसका वैलिडिटी आज 6 जून है, इस वारंट का वैलिडिटी है 26 जून तक। ठीक। अब 26 जून तक जैसे इसका वैल्यू बढ़ा, करेक्ट, या तुमको पता कि टाटा मोटर्स का वैल्यू कम होने वाला है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक प्री डिटरमाइंड प्राइस हो गया। तो तुम क्या कर रहा है? तुम पहले ले रहा है, लेकिन बेच रहा है तुम उसी दाम में जिस दाम में तुमने खरीदा है। तो तुमको क्या हो जा रहा है? फायदा हो रहा है। या तुम खरीद रहा है उसी दाम में जिस दाम में आज तुमने जो लिया है शेयर वारंट। तो ये शेयर नहीं है, ये एक डॉक्यूमेंट है जिसके चलते 20 दिन बाद तुम शेयर या तो खरीद सकते हो एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस, जो प्राइस आज तय हुआ है, और या तो 20 दिन बाद वो शेयर को तुम क्या कर सकते हो? बेच सकते हो। कंपनी बेच सकता है और आप खरीद सकते हैं। और प्राइस पहले वाला डेट जो आज जिस वैल्यू में दे रहे हैं उसी वैल्यू में हम होगा। ये अल्टीमेटली ये वारंट शेयर में कन्वर्ट होगा। अल्टीमेटली ये शेयर वारंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? शेयर्स में कन्वर्ट होगा। इसीलिए जब ये शेयर्स में कन्वर्ट होगा तो हम इसलिए पहले ही इसको हम कहां पे डाल दिए? शेयर होल्डर्स फंड के नीचे में डाल दिए, क्योंकि ये भी अमाउंट शेयर होल्ड, आज वो मेरा मालिक नहीं है लेकिन कल तो मेरा मालिक बनेगा ही बनेगा। कल तो ये शेयर वारंट का पैसा हमको शेयर कैपिटल में डालना ही पड़ेगा। तो इसीलिए आपका शेयर होल्डर्स फंड में 3 चीज आ जाता है: शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। व्हाटएवर वी हैव स्टडीड टिल नाउ, so this is basically what happens in share warrant. Whatever we have studied has to be placed in this format. So जो भी हमने डिस्कस किया है, एक चीज को छोड़ करके जो इसमें तुमको नया मिलेगा वो सब चीज यहाँ है। एंड यू सी जिस सीक्वेंस में हमने डिस्कस किया है वही सीक्वेंस में डाला है। एंड दिस इज द फॉर्मेट ऑफ शेड्यूल 3। हम लोग हॉरिजॉन्टल बनाते थे, कंपनीज एक्ट में वर्टिकल बनाने बोलता है। पहला डिफरेंस ये है। हम लोग जब बनाते थे बैलेंस शीट तो हम लोग उतना डिस्क्रिप्टिव में नहीं जाते थे, डिटेलिंग में नहीं जाते थे। यहाँ पे पूरा डिटेलिंग है, पूरा डिस्क्रिप्टिव है। सो द फर्स्ट पार्ट इज इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, 2 कॉलम है यहाँ पे, नोट नंबर
फिगर एट द एंड ऑफ द करंट रिपोर्टिंग पीरियड, फिगर एट द एंड ऑफ द प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड. व्हाट डज इट मीन? से फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023. सो 31 मार्च 2023 जो है वो हो गया मेरा फिगर एट द एंड ऑफ करंट. और लास्ट ईयर 31 मार्च 2022 का जो फिगर है वो हो जाएगा फिगर एट द एंड ऑफ प्रीवियस. तुमको एक ही कॉलम बनाना, ये हम फॉर्मेट दिए हैं, लेकिन तुम लोगों को एग्जाम में, तुम लोगों का बुक में एक ही कॉलम रहेगा. वो कौन सा कॉलम रहेगा? करंट ईयर वाला रहेगा. प्रीवियस ईयर वाला का लिखना. बेसिकली इसमें प्रीवियस भी लिख रहे हैं और करंट भी लिख रहे हैं. नोट नंबर किस लिए है? क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर में कंपनी ने 4 जगह से लोन लेकर के रखा हुआ है. लोन फ्रॉम एसबीआई, लोन फ्रॉम एचडीएफसी, लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई, लोन फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर एग्जाम्पल. तो तुम ये मत बोलना कि चारों को ऐड करके यहां पे लिख देंगे. हाँ वो लिख तो देंगे यहां पे, लेकिन तेरे को नोट में जाकर के दिखाना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग में अगर 1 लाख रुपया आया है तो 1 लाख रुपया कहां से आया है, बोरोइंग किससे किससे लिया है, वो होता है तेरा नोट्स. एंड दैट इज वाई नोट्स टू अकाउंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. और सिर्फ बैलेंस शीट नहीं, बल्कि आपको जो नोट्स बनाना है उसका भी मार्क्स है, तो वो डिटेलिंग वहां करना पड़ता है. शेयर कैपिटल, यू स्टार्ट विद इक्विटी लायबिलिटी. शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, अभी देखा हम लोग. दूसरा जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट. इसका मतलब क्या होता है हम बता देते हैं. जब कंपनी शेयर इशू करती है ना, तो हो सकता है कि कभी कभी कंपनी के पास 2 ऑप्शन होता है. एक कि शेयर का पैसा एक बार में ले ले, या तो शेयर का पैसा इंस्टॉलमेंट्स में ले. पहला इंस्टॉलमेंट का नाम होता है एप्लीकेशन. मतलब कंपनी को सपना नहीं आएगा कि नीतीश अग्रवाल को मेरा कंपनी का शेयर चाहिए. टाटा मोटर को सपना नहीं आने वाला कि नीतीश अग्रवाल को शेयर चाहिए टाटा मोटर्स का. नीतीश अग्रवाल को टाटा मोटर में जाकर के अर्जी लगाना पड़ता है, बेसिकली अप्लाई करना पड़ता है. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या करना पड़ता है? अप्लाई. तो जब वो अप्लाई करेगा ना, तो एप्लीकेशन के समय में उसको कुछ अमाउंट देना पड़ता है. और सिर्फ एप्लीकेशन से करने से ही नहीं होगा उसको शेयर मिल जाएगा. अब वो कंपनी देखेगा शेयर है कि नहीं, इसको कितना है, कितना देंगे, वो बात की बात है. तो मान लो जिस दिन बैलेंस शीट बन रहा है, ये मान लो टाटा मोटर्स का बैलेंस शीट है, उसके पहले निधि से पैसा आ गया, अप्लाई कर दिया, लेकिन कंपनी अभी तक, टाटा मोटर्स कंपनी ने अभी तक निधि को शेयर दिया ही नहीं है. तो फिर कंपनी क्या बोलेगी? शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट. मतलब वो शेयर जिसका एप्लीकेशन का पैसा तो आ गया, अलॉटमेंट अभी तक. कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पहले क्या करना पड़ता है? अप्लाई. उसके बाद आपको शीट्स मिलता है अलॉट, तब अलॉट होता है ना सीट्स आपको. उसी तरह शेयर्स चाहिए तो पहले अप्लाई करो, फिर आपको शेयर अलॉट होगा. समझ में आ रहा है? हाँ. उसके बाद जो हम लोग पढ़े नॉन करेंट लायबिलिटीज, उसके अंदर में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन. करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज, और यहां हो जाएगा टोटल. क्या हो जाएगा यहाँ पे? सिमिलरली फॉर एसेट्स. अच्छा, ये कंटिन्यू होगा. तुम लोग जब भी बनाओगे तो एक पूरा पेज में बनाओगे, ठीक है. एसेट्स में पहला नॉन करंट. नॉन करंट के अंदर में देख क्या है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड. अब पहला, उसके बाद इंटेंजिबल एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट. हो गया. अब बी क्या है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स. हो गया. करंट एसेट्स, current investment, inventories, trade receivable, cash and cash equivalents, short term loans and advances, other current assets. फिर नीचे हो जाएगा टोटल. दोनों का टोटल आपका सेम होना चाहिए. ये हो गया बैलेंस शीट का फॉर्मेट.